अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत के इस वक्त सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और ऐसे में एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका तहरीरी तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो वहाँ आपको पता है वही बातें हुई जो बार बार आपने भी कल कोर्ट की कि अदालत का क्या कहना था, क्या अहकाम दिए गए, उनको फॉलो कैसे किया गया, उस पर तहरीरी फैसला आ गया है। और लगता है कि ये केस चलेगा, वो ऐसे कि उसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से उस बाबत रिपोर्ट तलब करते हुए कहा गया कि अगले हफ्ते आएँ। और अपेरेंटली ऐसा दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल जाना चाहती है और कहीं कहीं शक का फ़ायदा भी दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वाक़यात की तस्दीक और अलहदा कार्रवाई की ज़रूरत, फ़ैसले में इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। लेकिन एक जज साहब हैं याहिया आफरीदी साहब, उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखते हुए ये कहा है कि उनके ख्याल में जितना मवाद मौजूद है वो कार्रवाई के लिए काफ़ी है, उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जा सकती है। सिट साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तरफ बात जाएगी आहिस्ता आहिस्ता? देखिए, 4 जजेस ने एक फ़ैसला दिया है और एक जज ने मुख्तलिफ फ़ैसला दिया है जी। 4 जजेस ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बरकरार हैं, आपका हक है, आप बोलें, आएँ जाएँ, कोई रास्ते में रुकावट ना हो जी। दूसरी तरफ उसको फिर बैलेंस किया उन्होंने कि ये सब कुछ जो है ये सब्जेक्ट लॉ है कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए जी। तो दोनों को हुकूमत को भी हिदायत की है और प्रोटेस्टर्स को भी हिदायत की है कि दरमियान के रास्ते जिसमें कोई कानून की बालादस्ती बरकरार रहे और मगर आपकी आज़ादी है और आप बिल्कुल आए जाएं। तो गवर्नमेंट को भी उन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और प्रोटेस्टर्स को भी उनको भी ये कहा है कि आप कानून के दायरे के अंदर रहें और कोई तोड़ फोड़ की तरफ मत जाएं, इस किस्म की बात की। तो दोनों की तरफ बैलेंस कर दिया उन्होंने जी। अच्छा, अब मगर जो इशू ये था और फिर आइए आप इमरान खान साहब के बारे में कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि खान साहब आपकी जजमेंट के बाद जब आपने 3 मेंबर बेंच ने जब ये कहा कि आप डी चौक नहीं जाएंगे और आप एच और जी के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ जाएंगे और अमन के साथ जाएंगे, तो उसके बाद खान साहब ने खुले स्पेस में पब्लिक स्पेस में ऐलान किया कि डी चौक पहुँचो जी। अच्छा, तो अब अदालत ये कहती है कि उनको दिखाई भी गई एक वीडियो कि ये देखिए खान साहब क्या कह रहे हैं और उस पर टाइम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है जी। अच्छा, मगर जज साहब जो 4 जजेस हैं वो ये कहते हैं कि हाँ ये है ऐसी बात, मगर इस पर तफ्तीश की ज़रूरत है और इसके साथ कि ये पक्का काम बताया जाए हमें कि कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ, हमें और भी इसके बारे में डिटेल चाहिए। ये एक वीडियो के साथ सिर्फ हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, हमें और भी एविडेंस की ज़रूरत है जी। और इसके साथ उन्होंने और भी सवाल खड़े कर दिए कि कितने लोग आए, कहाँ आए, खान साहब ने क्या कहा, डी रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, कैसे दाखिल हुए, 5-6 सवाल और खड़े कर दिए और ये कहा है कि सब एजेंसियों को ये कहा है, पुलिस को भी और एजेंसियों को भी और हुकूमत को भी, इदारों को भी, कि आप अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सारे सवालों के जवाब लेके आइए, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। मगर अभी फौरी तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का हमारा इरादा नहीं है, ना ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत है कि उन्होंने सोचे समझे ये सब कुछ किया। यहाँ तक तो इनकी बात आ गई और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अब जो अगली बात है ये एक नई पिटीशन, नई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो पिटीशन आई थी और उसके बाद जो एडवोकेट जो कि एहसन क्या नाम है, अशतर औसाफ साहब जो अटर्नी जनरल है, उनकी जो CMA थी वो भी हमने फारग कर दी, मगर ये अगले हफ्ते आप लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो दरख्वास्त थी वो फारग हो जी, निपटा दी। हाँ, निपटा दी। अब आइए आपके जज याहिया आफरीदी साहब ने जो डिसेंटिंग नोट लिखा है उसमें उन्होंने क्या कहा जी। उसमें उन्होंने बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी वाज़ेह तरीके से एक जजमेंट दी है। उसमें 2 उसके पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने ये इजाज़त मांगी थी कि हमें इजाज़त दी जाए गिरफ्तारियाँ भी कर लें और रुकावटें भी क्रिएट कर लें अगर हमारा ये ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने जा रही है तो हमें रोका ना जाए इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती।
ये खुले आम आपको इजाज़त दे दें कि जिसको मर्ज़ी चाहे आप गिरफ़्तार कर लें और जहाँ चाहे आप बैरियर लगा दें, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिन्होंने आना है और उनका हक़ है आने का। जब तक वो कोई इलीगल काम नहीं करते आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, रुकावट नहीं कर सकते। तो एक तो उन्होंने हुकूमत को की जो रिक्वेस्ट थी या प्रेयर थी जो, उसको फ़ारग कर दिया कि नहीं सॉरी, ये इजाज़त नहीं मिल सकती आपको। दूसरी तरफ उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया आयशा कि मैं अपने 4 ब्रदर जजेस से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पूरी एविडेंस हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब ने उकसाया और उनको कहा है कि आप जाएं, और हमारे ऑर्डर के बाद ये सब कुछ हुआ है, और इसमें अब और तफ्तीश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी भी सवाल जो खड़े किए हैं उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है जी। और मेरे ख्याल में खान साहब इमरान खान को बुलाना चाहिए और उन्हें बुला के और उनको नोटिस देना चाहिए कि आप आइए और यहाँ आके सवाल जवाब आपसे होंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में आपने ये हुकूमतूली की है, बिल्कुल की है। तो उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया, मगर जो जजमेंट है वो 4 जजेस की है, वही प्रिवेल करेगी। अक्सरियती फैसला ये है कि आप हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। हाँ, तो मज़ीद डिटेल में जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि मज़ीद डिटेल में जब भी कोई बंदा जाता है ना, तो उसका मकसद एक ही होता है। अगर आप कमीशन को बना दें या मज़ीद डिटेल में, मज़ीद डिटेल कैसे होती है? कमीशन ही बनती है ना। हुकूमत किसी चीज़ को दबाना चाहे तो कमीशन बना देती है, कमेटी बना देती है, कमेटी बना देती है फैसला मुलतवी करने के लिए। इसी तरीके के साथ जब जजेस और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो फिर चलता ही रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इरादा बड़ा साफ़ है कि इन्फॉर्मेशन आ भी जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि खान साहब को जब ये इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, और कब मिलेगी, 1 हफ़्ते के बाद मिलेगी, उसके बाद फिर और कुछ होगा, फिर मुलतवी हो जाएगा केस, तो खान साहब के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कोई इरादा नहीं है इन 4 जजेस का कि उनको बुला के और उनकी खिंचाई की जाए, क्लास ली जाए। अलबत्ता ये ज़रूर है क्योंकि अब ये हुआ है कि खान साहब ने एक नई पिटीशन डाल दी है। जी, वो पिटीशन डाल दी है, सारा फोकस जो है ना उधर चला जाएगा। तो किसी मकाम पे ये दरखास्तें यकजा भी हो सकती हैं, यानी कि वो अभी उसके ऊपर चलना है मामला। हाँ। और वो दूसरी तरफ इजाज़त मांग रहे हैं। इसका मतलब है इस केस की बारीकियों से उस दरखास्त का फैसला भी अखज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही होगा। इसमें जो बारीकियां हैं उसको जब उसके जवाब आएंगे तो उसको भी मेरा ख्याल है इंक्लूड कर लिया जाएगा दोनों को, कि वो जो नई पिटीशन खान साहब की आई जब उसके ऊपर जवाब देना होगा, अब वो सुनी जाएगी ना, तो उसके ऊपर जो बहस होगी वो पुरानी चीज़ जो है उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और मेरा ख्याल है जो अफरीदी साहब ने, जज साहब ने जो कहा वो भी अब उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसमें मैं समझता हूँ बहुत वजन है। और दोनों जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, एक तरफ उन्होंने प्रोटेक्ट किया है फंडामेंटल राइट्स को और गवर्नमेंट को रोक दिया फ्रॉम कैरिंग आउट एनी रिप्रेसिव मेजर्स, दूसरी तरफ उन्होंने खान साहब को कहा कि आप आ जाइए, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने गड़बड़ की है और आपने हमारे ऑर्डर की तौहीन की है, आपको ओबे नहीं किया, आ जाइए जवाब दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि जो नई पिटीशन खान साहब की तरफ से आ गई है जिसमें वो चाह रहे हैं कि हुकूमत को ऑर्डर किया जाए, ठीक है, कि आप इनको आने दें, और उसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बहस होगी कि गारंटीज़ क्या हैं, और उसके ऊपर यही बात होगी कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि खान साहब ने वो ऑर्डर जो था उसको वायलेट किया, जो भी रीज़न है, वो कह सकते हैं मुझे पता नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है ना, वायलेट हो गया मगर मुझे पता नहीं चला, मेरे तक बात नहीं पहुंची वगैरह वगैरह, वो फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ता है। अच्छा जी ठीक है, इतना बड़ा लीडर है, अदालत में आके झूठ तो नहीं बोलेगा, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के एंड सो ऑन। तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि खान साहब को मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ। मगर क्या अब अदालत जो है इसके बाद क्या खान साहब को खुली छुट्टी मिल जाएगी कि जिस तरीके से मर्जी जाएं वहाँ, और इस दफ़ा अगर कोई गारंटीज़ देते हैं तो उनकी क्या अहमियत होगी, उन गारंटीज़ की किस स्टेज पे अगर वो गारंटी पूरी नहीं होती तो खान साहब को धर लिया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उधर राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मैं तो इवन के ट्विटर से वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो जिन पे एतराज़ किया जा रहा है कि इस अंदाज में। और ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, अगर इजाज़त मिल जाती है कि जाइए आप गारंटीज़ दे दीजिए, ठीक है, पहले भी तो इनके वकील बाबर ने, क्या नाम है उनका, बाबर अवान साहब ने, उन्होंने एक गारंटी दी थी ना जो कि पूरी नहीं की ना, खान साहब ने सोचे समझे उसको वायलेट, इसका जिक्र भी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद कारकुनों ने कर दिया, बस सुना नहीं होगा। अच्छा, अब बात ये है, ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी, आगे क्या गारंटीज मिलेंगी कि कारकुनों को कौन रोकेगा कौन नहीं रोकेगा, इसके इन लाइट ऑफ के ये जो अभी खान साहब ने खुद बताया कि हथियार और ये और वो, और जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनको अब खुली छुट्टी मिल जाए आने जाने की।
और ये अगर इनको खुली छुट्टी मिलती भी है, उसके ऊपर कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी, और क्या वो पाबंदियां पूरी की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और अगर वो पूरी नहीं की जाती तो ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट क्या फैसला करेगी। अगर एक चीज़ जो है गवर्नमेंट के पास एविडेंस आ जाती है कि हथियार भी हैं, ये भी है, वो भी है, तो फिर वो हरकत में आ जाएगी हुकूमत, क्योंकि इसके दो पहलू है ना, खुद अदालत एक्सेप्ट करता है कि दो पहलू हैं। एक ये है कि जी आपकी आज़ादी है, दूसरा ये है कि कानून के मुताबिक, तो गवर्नमेंट फैसला करती है कानून के मुताबिक, तो फिर आगे जाके ये बात चल सकती है। तो सेठी साहब, आपके ख्याल में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इब्तदाई जो समातें हुई उसमें स्ट्रांगली गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पेश किया? आपके ख्याल में अशतर औसाफ साहब, आपके जो एक मयार है कि हुकूमती मौक़िफ़ को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, वो ठीक रहे, डटे रहे, सही तरह से उन्होंने कार्रवाई को फेस किया, या उन्हें मज़ीद मजबूती की ज़रूरत है? अब जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम ये सारे सबूत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और महमूद खान साहब ने भी जो कहा वो अदालत के सामने रखेंगे, तो वो अटॉर्नी जनरल के तवस्सुस से रखे जाएंगे। क्या कर सकती है इसमें फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब तो एक्चुअली इज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। उनका जो रोल होता है वो दरमियान का रोल होता है, जी, मुआविनत करते हैं और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी देते हैं, और अदालत को के साथ थोड़ा नरम रवैये ही होते हैं अटॉर्नी जनरल का। वो सख्ती के साथ अदालत के साथ कभी बात नहीं करते। ठीक है, तो ना ही अशतर और साफ करेंगे। उनका जो अपना एक तबीयत है वो बड़ी नरम किस्म की तबीयत है, मगर जो एविडेंस है वो तो सारी हुकूमत देगी उनको, और वो तो अदालत के आगे रखेंगे वो। तो मैं समझता हूँ केस तो प्रेजेंट होगा। अब देखना ये है कि ये 5 मेंबर बेंच जो है ये अब आगे कैसे फैसले करता है। और आपको पता ही है इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो बात चल रही है सारी, सोशल मीडिया के ऊपर, तो इस बेंच की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब लाइन पे है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी तो जिम्मेदारी आ गई ना, अब गवर्नमेंट को प्रूव करना है अपना पॉइंट। आप नेक्स्ट हेयरिंग में आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट ने तो एविडेंस आगे रख देनी है ना, बस इतना ही करना। और उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कहना है जी इनको खुली छुट्टी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर ये गड़बड़ करेंगे तो हम रोकेंगे इनको, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ये लॉन्ग मार्च नज़र नहीं आ रही है। ये लॉन्ग मार्च आपको नज़र नहीं आ रही होती भी, और कुछ इशारे भी ऐसे ही हैं। अब डेडलाइन तो ख़त्म हो गई ना, जो 6 दिन की डेडलाइन दी गई थी सेठी साहब, उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने ये बताया सबको कि अब हम पिटिशन लेकर चले गए, और पिटिशन असद उमर साहब ने दायर भी कर दी। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब पिटिशन को लेके, वो सुनवाते हैं पहले। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है। और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाजत दे सकते हैं कि या आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें? और पता नहीं 35,000 शेल मारे इन्होंने, लोगों के घरों में घुस गए रात को, उनकी औरतें ना चार दीवारी की परवाह जो इन्होंने हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, और जो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। तो जो मुल्की सियासत, उसकी समत का तयन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा। तो इमरान खान साहब अपनी डेडलाइन से, अपने मौक़िफ़ से, लॉन्ग मार्च से पीछे हट गए। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि अब ये पिटिशन जो की है, इससे तो अब ये हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते तो ये पिटिशन के ऊपर बहस होती रहेगी, मुलतवी होगा, ये होगा, एविडेंस गवर्नमेंट लेके आएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, तो उसी समझोगे गई हो गया काम। अच्छा, तो खान साहब एक्चुअली उनको इस बात का एहसास है कि अब एक सेकंड लॉन्ग मार्च, पहली के फेलियर के बाद नाकामी हुई ना उसकी, पहली तो बड़ी सीधी सी, वो खुद एतराफ़ करते हैं तैयारी नहीं थी। उसके बाद अब फौरी तौर पे एक थकी हुई, हारी हुई, पसपा हुई पार्टी, जिसके लोग अभी इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। और पिछली दफ़ा से आपने देख ही लिया कि पंजाब से कितने थे, और केपी से थे, और कहीं और से था ही नहीं, बंदा ना बंदे की साथ। तो इसलिए खान साहब को इस बात का एहसास है, और वो जैसे कहते हैं ना ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने का मौका ढूंढ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से। उन्हें किसी सूरत में भी खुली छुट्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अच्छा। इफ़ एंड बट, ये अगर वो, अगर ऐसे, अगर ऐसे, अगर ऐसे, और टाइम पास हो जाएगा। खान साहब जून बजट के बाद तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो खान साहब यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है, जब भी आता है, तो वो अगले 10-15 दिन के बाद ही कुछ फैसला मिलेगा उनको। उसके बाद ये फिर अपना रवैया इख्तियार करेंगे कि हमने क्या प्लान बनाना है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर रहते हुए, फैसले के दायरे के अंदर रहते हुए हमने क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं करनी। बजट बड़ा तकड़ा आ रहा है, मतलब है कि लोगों की
रोने निकल आने हैं, रोने धोने शुरू हो जाएंगे। खान साहब उसी के इंतज़ार में अच्छा। कि वो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुलतवी हो जाए या अभी चलता रहे, कोई फैसला ना आए, हमें कोई फैसला ना करना पड़े। उतनी देर में एक ऐसा बजट आए कि लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाएं, मीडिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, एक माहौल बन जाए। उस माहौल के अंदर फिर खान साहब अपना एक नया प्लान जो है वो एक्शन करेंगे। मगर जाते जाते मैं आपको एक बात कह दूँ जी, आपको पता है कि आज खान साहब की एक मीटिंग हुई है अपनी सोशल मीडिया टीम जी, बिल्कुल। उसके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मेरी इतला के मुताबिक खान साहब ने किसी सहाफ़ी, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी को इनवाइट नहीं किया। आजकल वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को इनवाइट नहीं कर रहे। पिछली दफ़ा आपने देखा कि एक सहाफ़ी ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि खान साहब उठ के चले गए, नाराज़ होकर उठ के चले गए। तो अब वो कर क्या रहे हैं कि इस दफ़ा उन्होंने अपने जो सहाफ़ी थे उनको भी नहीं बुलाया, इस दफ़ा अपनी सोशल मीडिया टीम को बुलाया है। कोई MNA MPA वगैरह जो है ना, जो कि उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लॉन्ग मार्चेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, पैसे लाग लेके आते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए, किसी को नहीं बुलाया। सोशल मीडिया टीम को बुलाया, उनको तैयार किया कि आप हमारी की पूरी अटैक जो आनी है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप तैयारी पकड़ें। मुझे ऐसे लग रहा है कि खान साहब को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब अगली लॉन्ग मार्च नहीं होनी, और जो लॉन्ग मार्च होगी वो सोशल मीडिया पर होगी। उसके लिए अब पूरा एक प्लान बन रहा है कि किस तरीके के साथ प्रोपागेंडा किया जाए और उस प्रोपागेंडा के ज़रिए एक प्रेशर पॉइंट बिल्डअप किया जाए। और मेरा ये ख्याल है वो प्रेशर पॉइंट जो है वो जुडिशरी के ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी ये फैसले आने हैं। तो इसलिए अब से उनको तैयारी की जा रही है कि आप प्रेशर डालें। अच्छा, आपने कहा जुडिशरी के ऊपर ही होगा। ऐसा किसी हद तक ठीक, इसी तकरीर में, इसी खिताब में उन्होंने एक बार फिर न्यूट्रल्स को कन्विंस करने की कोशिश की है, वो सुनवाते हैं जी। वाई का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता है, और जब इस तरह के 2 रास्ते आ जाते हैं तो अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। कोई न्यूट्रल नहीं होता। 2 रास्ते, अल्लाह अगर कहता तो तीसरा रास्ता भी बता देता, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब आपने फैसला करना है, एक मुल्क, एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं। तो आप जब उनको देखते हैं तो एक कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो आप उधर हैं। कन्विंसिंग है दलाइल खान साहब के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि तो उनको सूट करता है ना। उनका ये मौक़िफ़ है कि मैं ही सही रास्ते पे हूँ अखलाकी, इसके अलावा कोई भी रास्ता और तो कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, तो न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकते आप, तो मेरे साथ ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये उनका मौक़िफ़ है। तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया जब उन्होंने, न्यूट्रल्स ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं। तो ये तो उनको कह रहे हैं आप न्यूट्रल ना रहें, मेरे साथ आएँ। अब मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग करूँ। क्या? मैंने तबसरे भी सुने और एक आध दफ़ा शायद मैंने भी ये बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई डिवीज़न है, कही है। हाँ। मुतअद्दिद बार लोग भी कहते हैं, मैंने भी एक आध दफ़ा कहा। एक्चुअली ये सही लफ्ज़ डिवीज़न नहीं है। Then? मुख्तलिफ राय हो सकती है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अच्छा। देखिए ना, एजेंसियाँ हैं ना वहाँ, एक एजेंसी की एक राय हो सकती है, दूसरी एजेंसी की दूसरी राय हो सकती है, मगर जब फैसला होता है तो वो यूनिटी के साथ होता है। तो फौज के अंदर डिवीज़न नहीं होती, बाय जो प्रिंसिपल है ना, जो वहाँ डिवीज़न नहीं होती, वहाँ एक ही फैसला होता है। उससे पहले बहस होती है, उससे पहले हर बंदे को इजाज़त होती है कि आप डिस्कस करें, ये करें, वो करें। और यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, देयर इज़ नो डिवीज़न, देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाउ टू प्रोसीड, आगे कैसे जाना है, खान साहब के साथ कैसे रवैया होना चाहिए, PDM के साथ क्या रवैया होना चाहिए, इलेक्शन कब होने चाहिए, ये भी चीज़ें डिस्कस होती हैं। मगर जब फिर फैसला आता है तो वो फैसला एक यूनिटरी फॉर्म में आता है और उसको सारे ओबे करते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर, ये जो न्यूट्रलिटी का जो फैसला है, ये सारी फौज की क़यादत का फैसला है। बिल्कुल ठीक। और इसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी जगह पे भी। पहले जो कुछ बातें हुई होंगी वो अपनी जगह पे, मगर जब उसके बाद फैसला लिया गया तो उसके बाद कोई उसको डाइल्यूट करने वाला कोई नहीं है वहाँ। ठीक है। और DG ISPR ने इस लफ्ज़ की मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि ए पोलिटिकल कहा जाए बजाय ये कि न्यूट्रल होने के। न्यूट्रल्स की जब बात हो रही है तो रबिश, एब्सोल्युटली रबिश, ये क्या है? ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, कल के शो में आपने कहा कि फ़ौजी क़यादत पर जिस तरह तनकीद इस दौर में हुई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, खुल के अब बातें की जाती हैं, लेकिन इसमें एक और हद पार हुई है। एक बड़े चैनल, निजी चैनल, उनके एक बड़े एंकर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ़ को कोट करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दीगर 2 अफराद की मौजूदगी में उन्हें बताया कि नवाज़ लीग दौर में 9 अरब डॉलर्स की करप्शन हुई है CPAC में। इस पर पैमरा की जानिब से तो नोटिस इशू कर दिया गया है और एक दिफाई ज़रिए के तवस्सुत से ये तरदीद भी की गई है कि ये बिल्कुल बकवास है या रबिश है। इस पर आप क्या कहेंगे, लिमिट्स क्यों नहीं रही क्रॉस? देखिए अगर चीफ साहब मिलते हैं ऐसे जर्नलिस्ट को तो फिर क्या तवक्को आप कर सकते हैं? क्या आपका ख्याल है कि ये कोई सीरियस जर्नलिस्ट हैं? आपका ख्याल है ये जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं? आपको ख्याल में मिलते होंगे? नहीं, ज़ाहिर है मिलते हैं। जब वो कह रहे हैं कि वो मिले हैं, बात ये है कि इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है ना कि मिले नहीं हैं, मिलते रहते हैं वो, मगर वो अपनी तरफ से मेरा ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट में मिलते हैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मगर बात ये है कि ये ऐसे लोग जो हैं इसी किस्म की चीज़ करते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इस किस्म की बातें की हैं, और हमेशा छिक्के चौके मारते रहते हैं। और अब ये कि जी डिनाइल आ रही है अननोन सोर्सेज से, ISPR की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आ रही, तो आनी चाहिए थी ना। कि मतलब है कि आर्मी चीफ़ के बारे में एक बयान आया है जिसको अब आप कहते हैं रबिश है, तो ISPR की तरफ से आना चाहिए था। बहरहाल ठीक है, अब पैमरा की तरफ से आ गया, अब जाएं और जाके वहाँ डिफेंड करें या माफ़ी मांगें और फ़ाइन दें और आगे से सोच के करें। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का नाम लेना बंद कर देना चाहिए, किसी सिचुएशन में नाम नहीं लेना चाहिए उनका, और किसी आर्मी चीफ का या कोर कमांडर का नाम नहीं होना चाहिए। और वो जो हो गया, एक आध नाम किसी ने ले लिया, उसके बाद फिर खान साहब ने भी बहुत कुछ किया, कहा, अब बस छोड़ दें इस बात को, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और चौधरी गुलाम हुसैन हो या और कोई हो या मैं हूँ या कोई हो, अब हमें नाम लेके किसी की बात नहीं करनी चाहिए। इदारों के बारे में भी ज़रा मोहतात थे, इसी पता है कि अब वो न्यूट्रल हो गए, वो कह रहे हैं न्यूट्रल, नज़र आ रहा है कि वो न्यूट्रल, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें सियासत में मत घसीटें। आपके ख्याल में इस बात को करने का मकसद क्या हो सकता है? ये इसीलिए था ना सियासत में घसीटने का। इस वक्त कौन घसीटने की कोशिश कर रहा है? इमरान खान साहब और उनके दोस्त, उनकी सियासी जमात, उनके हमायती जर्नलिस्ट, वही कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब इनको भी कोई ना कोई मैसेज जाना चाहिए कि अब ये बंद कर दें इस किस्म। ऐसे दावों पे हत्ता के इज़्ज़त का नोटिस भेजा जाता है कि ऐसी बात की गई, गवर्नमेंट का इनपुट? गवर्नमेंट क्या, वो पैमरा क्या है? पैमरा इसीलिए है ना, हाँ, तो टीवी शो को रेगुलेट करना, बट दावा जिनके हवाले से किया गया है तो उनको चाहिए ना कि ऑफिशियली ISPR की तरफ से कुछ आ जाए। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हवा ना दी जाए, हाँ हवा ना दी जाए। और आपने बड़ा कह दिया, बड़ी इज्जत कर दी आपने चौधरी गुलाम हुसैन की, मेरा जिगरी यार है चौधरी गुलाम हुसैन, मगर नंबर 2 किस्म के बयानात देता है, और उसकी पुरानी आदत है, ये आज से नहीं 90 की दिहाई से वो लगे हुए हैं, वो हर हुकूमत के एडवाइज़र बन जाते हैं और वो हर हुकूमत को ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। मगर चौधरी साहब बड़े दिलचस्प शख्स हैं। हाँ। और बड़ी रंगीन किस्म की बातें करते हैं। जी जी। और मुझे याद है, होती हैं। हाँ, मुझे याद है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब ये होने जा रहा था, फ्लॉप हो जाएगा, एक रात पहले वो स्पेशल आगे जनाब अपना एक रिकॉर्ड किया उन्होंने। ओ जी देखो जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये कामयाब नहीं होगा, अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है ना ड्रामे। तो चौधरी साहब जो है, मगर लोग देखते हैं चौधरी साहब को, चौधरी साहब की बड़ी फॉलोइंग है। हाँ। तो अब कैसे हम उनको कह सकते हैं कि जनाब चौधरी साहब जो हैं वो, अब बहुत से लोग हैं यहाँ जो नंबर 2 बात करते हैं, मगर नंबर 2 बात चलती है, अल्लाह खैर सल्ला। और बाय द वे कभी कभी चौधरी साहब नंबर 1 बात भी कर जाते हैं, कभी कभी। अच्छा, सादा और आम फहम है, उनका अंदाज़े बयां इसलिए मकबूल भी हैं। बहरहाल ये बात जो थी वो काफ़ी दूर तक गई और गूंजी, जिसके बाद ये इसकी तरदीद भी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात इलेक्शन कमीशन की हो जाए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी बोझ आ रहा है, और मुनहरिफ अरकान के हवाले से भी उनको फैसले करने हैं, और दूसरा जो मखसूस नशिस्तों पर हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, उस पर भी कल इलेक्शन कमीशन को फैसला देना है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या राय हो सकती है फिर कैन को सुनने के बाद इलेक्शन? देखिए, यहाँ एक राय तो ये चल रही है ना, जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारी 5 नशिस्तें जो हैं, हमारे 5 मेंबर्स को आप फ़ौरन जो उसके बाद, क्योंकि देखें ना, जब ये नशिस्तें दी जाती हैं ना, तो उस वक्त ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑर्डर दिया जाता है।
अब वो कह रहे हैं चौरी परवेज चौरी फवाद ये कह रहे हैं कि ये जो 5 उड़ गए इसके बाद के जो नाम थे आप रिप्लेस कर दें, उसको रिप्लेस कर दें, खत्म करें इसको, कल फैसला करें ताकि हमारे बंदे पूरे हो जाए जी। अब मेरा ख्याल है जो दूसरा मौक़िफ़ है वो ये है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये तनासुब के हिसाब से दी जाती हैं जी। अब 5 लोग डी सीट हो गए, ठीक है उनकी, अब वो जो इसके अलावा 25-20 दूसरे हो गए, 20 दूसरे। अब वो जब तक वो 20 की जो बाई इलेक्शन के अंदर पता नहीं चलेगा कि वो 20 में से इनको 20 ही मिल गए हैं, फिर तो इनको 5 मिल जाएंगी, ठीक है। अगर 20 में से इनको मिले हैं 5 तो फिर इनको 1 मिलेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगी उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है और आपको उसके मुताबिक कितनी सीटें देनी है आपको। तो मेरा ख्याल है यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का आएगा कि हम अभी 5 आपको नहीं दे सकते, अभी हम इंतज़ार करेंगे बाई इलेक्शन का, जब वो होगी तो फिर जाके ये फैसला होगा। अच्छा, इसको चैलेंज किया जाएगा, पीटीआई करेगी, पीटीआई इसको चैलेंज करेगी, और अगर इसके बरक्स फैसला आ जाता है कि जी नहीं 5 इनको दे दे तो फिर क्या होगा, पीडीएम चैलेंज करेगी या वो लोग जिनको कोई ना कोई इसको चैलेंज करेगा। तो बात यह है कि ये जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन से हट के अदालत में जाएगा। आजकल हो ये रहा है कि जो भी फैसला आ रहा है वो चैलेंज हो रहा है, वो चैलेंज हो रहा है, अदालतों के ऊपर सियासी फैसले अदालतों से करवाए जा रहे हैं, इसलिए अदालतें जो है अंडर बहुत प्रेशर हैं, क्योंकि अगर एक तरफ फैसला देते हैं और इतनी वो जिसे कहते हैं चार्ज्ड एनवायरनमेंट है, इतने गुस्से की एनवायरनमेंट है, कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, और एक गवर्नमेंट बैठी हुई गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं स्ट्रीट पावर के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत में इसमें जाहिर है टेंशन तो होगी, और वो सारी की सारी टेंशन जो है ना ये लोग अदालतों में ले जा रहे हैं और जजेस के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि वैसी जुडिशरी बड़ी कमज़ोर होती है हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, और ऊपर से इतना जब सियासी प्रेशर आता है, एक तरफ एक पॉपुलर प्रेशर, एक तरफ एक हुकूमत का प्रेशर, तो अच्छे फैसले मुश्किल ही होता है इस किस्म के इन किस्म के हालात के अंदर। तो फिर ये तनकीद तो होती है, और नुकसान सियासतदानों का नहीं होता, नुकसान जुडिशरी का हो जाता है। बस इतना मैं कह सकता हूँ। इसमें इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ से तनकीद की जद में आता है। अब एक और मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज़ वो भी चली गई हैं, इससे पहले ज़ारा बतूल गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उन्हें डी सीट किया गया। उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया ये कानून के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे। अब इस मामले को उधर लेकर जाना और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था डी सीट करने के हवाले से, ये मजीद बारीकियों में जाना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर हर एक का हक है। अब तो आजकल तो जो उठता है वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, अब तो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को तो कोई घास ही नहीं डाल रहा जी। हाँ, तो वो सारे उठ के सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाते हैं, और वो उनका और कोई काम ही नहीं रहा सिवाय ये कि जी बेंच बनाओ और उसके अंदर हर किस्म के सियासी फैसलों के ऊपर बैठ के आप तज्जिए करें और एनालिसिस करें और जजमेंट दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन भी आजकल, मैं थोड़ा सा आई मस्ट टेल यू कि राजा साहब के जो फैसले आ रहे हैं वो थोड़े से मुझे ग्रे जोन में नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी अब खुल के बात नहीं कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस इतने सख्त बयान थे एक ज़माने में इनके, अब ख़त्म करने लगे, अब ये करने लगे। तो मेरा ख्याल है फिर कहीं से कोई किसी चिड़िया ने आके कान में कहा होगा कि ज़रा गो स्लो, तो मेरा ख्याल है वहाँ फॉरेन फंडिंग केस भी गो स्लो हो गया। अच्छा। हालांकि मुझे यकीन था कि ये काफ़ी स्पीड पे चलेगा, मगर वो गो स्लो हो गया। और अभी भी बयान आता है कि जी देखिए जी आखिरी वक्त आपको कहा जा रहा है आप डिलेज क्यों कर रहे हैं। अरे भाई कमाल हो गया, आप रिजेक्ट करें डिले को और आप फैसला दें, नहीं तो मौके पे मौका दिया जा रहा है और फिर पीटीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जाने दें, वो क्या कहते हैं, वो शेक्सपियर की कोई है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विद अस, मतलब है कि कमजोरियां इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं, बाहर नहीं है। तो मगर मजबूरियां हैं ना, क्या किया जाए। पहले 3 थे, अब मर के जाके 5 हुए हैं। अब वो भी फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम इन दोनों को नहीं मानते जो नए आए हैं। तो इस किस्म के अगर झगड़े चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कमज़ोर है। अब एक नया बयान आ गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जी कि हम जिसकी वजह से मैं और परेशान हो गया, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हाँ, एक की तरफ हमें ये कहा गया था जी कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकती जी। अब ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, फैसला हुकूमत ने करना है और फैसला हुकूमत ने करना है। अच्छा जी, तो अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि इलेक्शन सितंबर में होना, तो क्या तैयार है? इस बयान से तो ऐसे लगता है तैयार है, मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है
कि देखिए जी हम तो तैयारी कर रहे थे डिजिटल सेंसस रिजल्ट की, वो डिलिमिटेशंस करनी है, वो तो दिसंबर से पहले हो नहीं सकती। तो वो अगर उस वक्त तक अगर ये हमें रिजल्ट ना मिले डिजिटल सेंसस के, तो फिर हम 2017 वाला जो सेंसस के रिजल्ट थे उसी के बेसिस के ऊपर हम, जिसके बेसिस के ऊपर 2018 के इलेक्शन हुए थे, उसी बेसिस के ऊपर करेंगे। मगर ये नहीं बताया हमें राजा साहब ने कि क्या वो 2023 में होगा या इसी साल हो सकता है, इसी साल वो कर सकते। ये माल गोल हो गई है। उर्दू की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर ऐसे लगता है कोई ये कह रहे हैं हम तैयार हैं, और आज अगर हमें हुकूमत कहे कि 2017 के बेसिस के ऊपर आपने इलेक्शन करवाना है सितंबर में या अक्टूबर में, तो हम वो कर देंगे। ठीक है। मगर अंग्रेजी की जो रिपोर्टिंग है उसमें ये क्लियर नहीं है। उसमें ऐसे लगता है क्योंकि ये प्रेस रिलीज नहीं थी, ये बयान वहाँ बैठ के, अफसोस इस बात का किसी जर्नलिस्ट ने ये भी क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगी कि राजा साहब बड़ी सीधी जी गल है, यह दसो कि अगर आपको हुकूमत ये कहती है कि सितंबर में अपने इलेक्शन कराना है, तो आपका ये कहना का ये है कि आप 2017 के जो रिजल्ट है उसी के ऊपर करवा देंगे, या आप फैसला कर चुके हैं कि 2 दिसंबर तक आपने इंतज़ार करना है, अगर दिसंबर तक नहीं होता तो उसके बाद 2023 में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो फिर आप 2017 के सेंसस रिजल्ट के ऊपर करेंगे। तो क्लियर कर दें ताकि ये मसला ही ना रहे। एक तरफ आप कहते हैं अक्टूबर से पहले हम तैयार नहीं हैं, फिर आप दिसंबर 22 की बात करते हैं, फिर आप 2017 की बात करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए, क्लियर किया जाए कि आज अगर हुकूमत कहती है डिसॉल्व करती है असेंबली, 10 जून 12 जून 15 जून तक आ जाता है बजट, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, जैसे भी है ये मसला बन जाता है। तो इसका ये मतलब है केयर टेकर आ गया जून में या जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह, तो 3 माह के अंदर अंदर क्या आप इलेक्शन कर लेंगे? 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पे तो शायद हो जाए। नहीं तो ये कहें ना कि हम कर लेंगे, हल्का बंदियां मुकम्मल, उस पर एतराज़ात खत्म जी। तो उस वक्त तक तो ये नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि अभी आज अगर हमें रिजल्ट्स दे दिए जाएं तो फिर डिलिमिटेशन 2022 के दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी, डिजिटल सेंसस जी। तो वो तो फिर आउट हो गया ना। इसका ये मतलब है कि वो तैयार है फॉर अक्टूबर इलेक्शन जी। तो अक्टूबर इलेक्शन बेसिस होगा 2017 का। तो ये कह देना, क्यों इधर उधर की बात घुमा के बात की, घुमा के क्यों बात? वो आपकी बात है ना ग्रे जोन में, सारा कुछ ग्रे जोन में लटका है। जजेस की भी जजमेंट में पढ़ता हूँ ना, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, इधर भी किनारा मार के इधर भी नहीं दसिया, इधर ये भी करता तो फिर छोड़ो पर फिर आ जाओ एक बार फिर सारों के रांझे राजी। ये मतलब है कि ये हमारे यहाँ ये पूरी ट्रेडिशन ही बन गई है कि 90% जो जजमेंट्स होती हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी जाती है ताकि दोनों साइड जो है ना वो उसको पकड़ के तो फिर आगे बढ़े। उसकी बुनियाद पे मजीद बातें कट जजमेंट आनी चाहिए कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, और आप वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम ना अपना जाया करें, मुबहम नहीं होने चाहिए फैसले, मुबहम बात भी नहीं होनी चाहिए, वाज़ेह अंदाज में बात की जानी चाहिए। वाज़ेह अंदाज में बात करेंगे, एक सवाल का जवाब सेठी साहब से लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नजम सिटी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। चेयरमैन नैब की तब्दीली की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ नामों पे इत्तफाक भी हो गया है, नैब तरमीम पे भी काम हुआ। कैसे देखते हैं अब आने वाले दिनों को आप? मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि ये नैब चेयरमैन घर जा रहे हैं, इन्होंने नैब को तबाह कर दिया। इतनी बुरी कारकर्दगी थी इनकी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बिल्कुल वन साइडेड कमज़ोर शख्स निकला, और फिर उसके बाद वो स्कैंडल निकला इनका, आपको पता ही है, जिसके बेसिस के ऊपर इन्होंने अपने सारे मौक़े बदल लिए और धमकी के अंदर आ गए, और उसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ तो एक बात भी नहीं करने दी ना की। तो ऐसे लोगों को तो मेरा ख्याल है कितनी बड़ी गलती थी जिन लोगों ने इनको इस किस्म के शख्स को अपॉइंट किया था। ये तो बैड नेम जुडिशरी को भी देते हैं, क्योंकि ये जब जुडिशरी में थे और उसके बाद अब नैब में जो इनकी कारकर्दगी रही है बहुत ही बुरी कारकर्दगी जी। और नैब को भी इतना बदनाम कर दिया कि आप देखें उन्होंने तरमीम करनी पड़ दी। इसकी क्या ज़रूरत थी? नैब का कानून को अगर सही तरीके से चलाया जाता, फेयरली चलाया जाता, तो ना होता कुछ। इन्होंने तो मिसिंग पर्सन से लेके और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को और सियासतदानों को वन साइडेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी की है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी का दौर था ये नैब का, और ये इसीलिए तो इतना उसके खिलाफ महाज बना। तो मैं समझता हूँ कि गुड रिडन्स टू बैड रबिश। तो कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, हुकूमत इरादा रखती है या नहीं? करनी भी चाहिए, पहले कुछ करनी भी चाहिए, कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अच्छा, मैं इनके बारे में अच्छे मेरे ख्यालात होते थे एक ज़माने में, जब इन्होंने एक इंटरव्यू दी थी जावेद चौधरी साहब को, उसमें इन्होंने कहा था कि अब मैं
बैलेंस करूंगा सारा जी, दूसरी तरफ और उसके बाद उनके खिलाफ एक वीडियो आ गई और उसके बाद ये बैठ गए और जिस किस्म की ये हरकतें करते रहे मैं बड़ा मुझे इस चीज़ से अफसोस हुआ और मैं इनकी इज़्ज़त करता था मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं साकिब निसार की इज़्ज़त करता था और खोसा की इज़्ज़त करता था अब नहीं करता हूँ इसी तरीके के साथ मैं इनकी भी इज़्ज़त नहीं करता और मुझे बड़ा मेरा फेयर ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ मुझे मायूसी होती है इस मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि दयानतदारी के साथ इंसाफ नहीं देते और जहाँ के तकाजा यही है कि आप दें इन इदारों को वो खुद कमज़ोर होते हैं और इन इदारों को वो कमज़ोर करते हैं। अब उम्मीद यही है कि कोई अच्छे किसी शख्स को लगाया जाए। कल अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपके कल अगर होती है तो मेरा ख्याल है एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बाकर साहब उनके बारे में हमने बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं। अल्लाह करे कि अगर उनको अपॉइंट किया जाए तो इंसाफ उनसे हमें मिले। बहुत से आम फैसले उनके रिकॉर्ड पे हैं बिल्कुल इसलिए हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी उम्मीद रखेंगे आगे के लिए। और अब हम टीटीपी की ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि इस पर बहुत से लोगों का है कि जो मुआहदा हुकूमत और टीटीपी के दरमियान हुआ है जिसमें किरदार भी अदा किया गया है यहाँ से हमायदीन की जानिब से, उसमें कोई रियायतें दी गई हैं, कोई नए वादे? देखिए टीटीपी के साथ तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है ना कि नेगोशिएशन हो रही है। टीटीपी के साथ तो नेगोशिएशंस बड़ी देर तक चली जब तक 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2 साल उनकी पिटाई हुई हो, यहाँ से निकाले गए हो और यहाँ इमरान खान जैसे लोग उनको मिसगाइडेड मुस्लिम्स कहते थे कि नहीं उनके दफ्तर होने चाहिए, यहाँ उनको ये होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि लड़ाई जंग के बाद इतनी टेररिज्म उन्होंने फैलाई है अक्रॉस द बॉर्डर। अब जाके थोड़ी बहुत पाकिस्तान की रियासत ने उनके खिलाफ कार्रवाई अफ़गानिस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि कुछ की है, मुझे नहीं पता की है कि नहीं की, मगर ज़ाहिर है वो अंडर प्रेशर आए हैं। पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत तैयार नहीं थी आपकी मदद करने के लिए और कहती थी अब बराह रास्त खुद बात करें। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत TTA जो है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, उन्होंने अब ये कहा कि हमारे अम्ब्रेला के अंदर हम आपकी मुज़ाकरात कराते हैं। उसके साथ एक सीज़ फायर तो हुई। अब ये कहा जा रहा है कि ये इनडेफिनेट सीज़ फायर है। मैं नहीं समझता कोई इनडेफिनेट सीज़ फायर कोई ऐसी चीज़ होती है। सीज़ फायर की टर्म्स होती हैं। ये सीज़ फायर अभी थोड़े अरसे तो चलेगी मगर जिस किस्म के डिमांड्स हैं उनके, अभी एक नया जिरगा गया है इकट्ठे होके एक वक्फ गया, वो 50 के लोग गए हैं, ऐसे ही है ना। तो वो जब गए हैं तो वो अब वहाँ बात क्या हो रही है, उनके मेजर डिमांड क्या है, वो कहते हैं फाटा को वापस किया जाए। जी, आप केपी का हिस्सा नहीं बना सकते, एतराज़ है उन्हें। एतराज़ है, लेकिन झुकाव अम्ब्रेला का किस तरफ है? लाइक उनकी हमदर्दियाँ किन के साथ है? अफगान हुकूमत की उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ है, हमारे साथ टीटीपी के साथ है, हमारे साथ नहीं है। और इसीलिए आपके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। ये मुआहदे जो हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, वो कभी भी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे। पहले भी हमने आजमा के देख लिया, 14 अग्रीमेंट्स हुई थी 2009 से लेके 2010 से लेके और 2014 तक, जो कि उन्होंने तोड़ी। पैसे भी ले गए, हथियार भी ले गए, लोगों को मार भी दिया। ठीक है, बिल्कुल किसी सूरत में टीटीपी नहीं बात मानेगी आपकी और हर स्टेज पे TTA जो है TTP की हिमायत करेगी। और आपको आप नेगोशिएशन ज़रूर करें जिसके साथ आपको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है, मगर नेगोशिएशन का ये मतलब नहीं है कि आप प्लेट में रख के सब कुछ दे दें। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक ज़माने में नहीं, अब भी आप कहते हैं वो टेररिस्ट हैं, तो एक असूल होता है कि टेररिस्ट के साथ आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो अब ये कि आप नेगोशिएशन किसके साथ कर रहे हैं? जब आप किसी के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो आप इसका मतलब तस्लीम करते हैं कि वो भी एक बराबर की ताकत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कहीं नहीं जाएगा ये, मगर मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपके जो हालात हैं जिस किस्म के और जिस टैक्स कर रहे हैं और आपकी जो कमिटमेंट है टू TTA, अफगानिस्तान को आपने सपोर्ट करना है, तो उसकी वजह से फिर आपकी मजबूरियां भी बहुत सी हैं। ठीक है, और दूसरे फरीक का भी ताउन हमें उसी तरह से चाहिए जिस तरह हम ताउन कर रहे हैं। बहरहाल एक बहुत अहम सवाल आया है, वो ऐड कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा भट्टी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। सिटी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी सियासत जो है वो एक मुबैना ख़त के गिर्द घूम रही है जिसमें कहा गया कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ होंगी, ऐसा इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं। तो जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है और कि अभी तक किसी भी तरफ से अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब किसी भी तरफ से इमदाद नहीं आई और IMF का रवैया जो है वो भी सख्त हो गया, इंतहाई सख्त हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान रह जाते तो सूरत हाल क्या होती? क्या जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या इससे संगीन हालात होते? आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ बताएं ख्याल। देखिए, 4 साल से जो कुछ इमरान खान करता रहा वो यहाँ हमें लेके आया।
अच्छा। आप इस हुकूमत के 1.5 महीने के अंदर आप कहते हैं कि IMF टफ हो गया। IMF तो टफ इमरान खान साहब के साथ हुआ था। IMF के साथ तो शौकत तरीन नेगोशिएट कर रहे थे। तो ये तो अभी हुकूमत आई है, तो ये सारा जो मलबा है ये तो सारा इमरान खान छोड़ गया। तो ये आपका कहना कि जी उनको निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, तो क्या आपका ख्याल है कि हालात अब बेहतर होने जा रहे हैं या हो नहीं रहे हैं? एक्चुअली हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि अगर वो और 1-1.5 साल रह जाते तो ये जो आज जो कोशिश की जा रही है किसी तरीके के साथ बात को आगे बढ़ाने का और मसले को हल करने का, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। अभी तक डिफ़ॉल्ट हो जाता और अभी तक आपके ऊपर आसमान ने आपके ऊपर गिर जाता। तो ये जो उनको फ़ारग किया गया, ये एक जमहूरी तरीके के साथ फ़ारग किया गया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि जब उनको फ़ारग किया गया तो उस वक़्त इन सबको मिलकर एक नई इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। फ्रेश इलेक्शन के बाद जो मुश्किल फैसले जो भी आता वो करते, तो उसके रास्ते में मगर उनको निकालना जो था वो जायज़ था, बिकॉज अगर वो रह जाते तो ये मुल्क और तबाही की तरफ जा रहा था। या तो होता ना कि वो अच्छे काम कर रहे होते तो उससे आपने निकाल दिया, एक काम अच्छा हो रहा था आपने निकाल दिया, ऐसे तो नहीं था। और ये जो आज के जो हालात हैं ये तो इसको तो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इतने ख़राब हालात आपके पास वो छोड़ गए। तो ये कहना कि जी इनके आने के साथ कोई हालात ख़राब हो गए, नहीं, ख़राब नहीं हुए, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर ये बेहतरी जो है इसके लिए बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जो खान साहब जाते जाते रोक गए। करने जा रहे थे, जब उनको पता चला कि अब मेरी छुट्टी होने जा रही है तो उल्टा गले डाल के चले गए घर। तो खान साहब का रहना जो था वो मेरा ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था, जमहूरी तरीके के साथ उनको निकाला गया। अब वो गैर जमहूरी तरीके के साथ इस गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ था कि इस गवर्नमेंट को उसी वक्त जब उनको निकाला गया था इलेक्ट्रल लॉज को अमेंड करते, जो करना ज़रूरी था, और नैब की फ़ारग करते जो कि ज़्यादती कर रही थी नैब, इसको अमेंडमेंट्स करके फौरी तौर पर एक इलेक्शन की तरफ जाते। मगर क्योंकि वो नहीं गए और उसके बाद खान साहब ने धमकी दे दी कि जी वो तैयार बैठे थे जाने के लिए, वो ये जो कानून की रिफॉर्म करनी थी वो करने जा रहे थे, वो कर भी दिया उन्होंने, और वो तैयार हो गए थे जाने के लिए कि जी अब फ्रेश मैंडेट लेके आएंगे। तो खान साहब ने ये धमकी दे दी। उस धमकी के बाद तो जाना मुश्किल था ना, वो तो फिर लोग ये कहते दौड़ गए, खान साहब जित गए थे, हार गए, तो वो तो कोई नहीं, चली गई। तो वो अब उसकी वजह से अब ये टिक गए हैं। अब ये टिक गए हैं तो इनके लिए अब बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और खान साहब बड़े खुश हैं कि अब ये जैसे मुश्किल फैसले करेंगे खान साहब फिर इनको यहाँ से गला पकड़ेंगे। तो अब ये आगे देखना कि ये किस तरफ जाती है बात। मुल्क का नुकसान हो जाएगा। अब उस वक्त मैं समझता हूँ मुल्क का फ़ायदे की बात हो जाती है, उस वक्त ये एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन अगर आपने किए तो ये IMF और जो पैसे आने हैं और जो मईशत को रिवाइव करना है ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर 4 महीने और इंतशार होगा और इंस्टेबिलिटी होगी और जो पैसे आने वो नहीं आएंगे और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और तकलीफ़ होगी। इसलिए अब इस गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए कि ये मुश्किल फ़ैसले करें और उनको फिर आगे निभाएँ। उसके लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। तो फिर अगले साल इलेक्शन इज़ बेस्ट टू हैव इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दिस इज़ द एनालिसिस। करंट सिचुएशन पे क्या बेहतर रहेगा पाकिस्तान के हक में, उस पर बात हुई। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें वीडियो मैसेज के ज़रिए सेठी साहब से पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।